नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में और मैं हूं अरविंद कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात के पर मोहरे अभी से चलने लगे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2027 में बीजेपी और विपक्ष के बीच मुकाबला कैसा होगा, बल्कि सवाल ये भी है कि विपक्ष के भीतर ही कौन किसके वोट में सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपनी रणनीति बदलनी शुरू की है, उसने समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कांग्रेस अब सिर्फ बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, या फिर कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के राजनीतिक आधार को भी कमजोर करना है? और अगर ऐसा है तो 2027 में विपक्ष का गठबंधन किस दिशा में जाएगा? आइए पूरे सियासी खेल को समझते हैं। सबसे पहले बात उस बदलाव की जो कांग्रेस की रणनीति में साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से अपने पुराने सामाजिक समीकरण को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब पार्टी का फोकस सिर्फ मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित जैसे पारंपरिक आधार पर नहीं, कांग्रेस अब ओबीसी वोट बैंक पर भी खास जोर दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने ओबीसी नेताओं के साथ बैठकों से लेकर सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर अभियान तेज किया है। 18 अगस्त को राहुल गांधी ने 7 राज्यों के करीब 300 ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और ओबीसी अधिकार तथा जातिगत जनगणना के मुद्दों को जनता तक ले जाने की बात कही। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर कांग्रेस को ओबीसी की इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में छुपा हुआ है। यूपी की राजनीति में ओबीसी कोई एक वोट बैंक नहीं है। इसमें यादव हैं, कुर्मी हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, सैनी हैं, निषाद हैं, लोधी हैं और ऐसी कई दूसरी पिछड़ी जातियां हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत सामाजिक आधार यादव और मुस्लिम वोटर मानते हैं। वहीं बीजेपी ने पिछले एक दशक में गैर यादव ओबीसी समुदाय के बीच अपनी पकड़ काफी मजबूत की है। यानी ओबीसी वोट बैंक बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अब कांग्रेस इसी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यही वो बिंदु है जहां से 2027 का असली राजनीतिक खेल शुरू होता है। अगर कांग्रेस सिर्फ अपना वोट बढ़ाना चाहती है तो इसे विपक्ष की सामान्य चुनावी रणनीति माना जा सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस यादव ओबीसी वोटरों के साथ साथ दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को भी जोड़ने की कोशिश करती है तो मामला कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि ऐसा सामाजिक समीकरण सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को प्रभावित कर सकता है। अब राहुल गांधी की ओबीसी नेताओं के साथ बैठक को ही देखिए। कांग्रेस ने सिर्फ बैठक नहीं की, उसके साथ एक राजनीतिक नैरेटिव भी बनाया गया। जातिगत जनगणना, ओबीसी अधिकार और जितनी आबादी उतना हक जैसे मुद्दे। यानी कांग्रेस उस राजनीतिक भाषा को मजबूत कर रही है जिसके जरिए राहुल गांधी पिछले कुछ समय से सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ सकता है? यहीं पर समाजवादी पार्टी की चिंता शुरू होती है, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति भी सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर टिकी हुई है। ऐसे में अगर कांग्रेस ओबीसी के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने में सफल होती है तो विपक्ष का वोट एकजुट होने के बजाय बट भी सकता है। और चुनावी राजनीति में कई बार सीट जीतने के लिए बहुत ज्यादा वोट नहीं, बल्कि वोटों का सही वितरण मायने रखता है। मान लीजिए किसी सीट पर विपक्ष के पास कुल मिलाकर पर्याप्त वोट है, लेकिन वही वोट 2 या 3 पार्टियों में बंट गए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस की रणनीति सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भविष्य की सीट बंटवारे की बातचीत को भी प्रभावित कर सकती है। क्योंकि राजनीति में संगठन और वोट बैंक दोनों सीटों की बार्गेनिंग पावर तय करते हैं। अगर कांग्रेस कहती है कि ओबीसी के पास अपना ओबीसी आधार है, अपना दलित आधार है, अपना अल्पसंख्यक आधार है, तो वह समाजवादी पार्टी के सामने ज्यादा सीटों की मांग रखने की स्थिति में आ सकती है। यानी ओबीसी अभियान सिर्फ वोट जुटाने की कोशिश नहीं, ये 2027 के संभावित गठबंधन के में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की रणनीति भी हो सकती है। और यही राहुल गांधी की रणनीति का दूसरा पहलू दिखाई देता है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ दिल्ली से बयान देने वाली पार्टी नहीं बनना चाहती। पार्टी सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और पदयात्राओं के जरिए जमीन पर संगठन को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने बहुजन विचार अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों की श्रृंखला योजना बनाई है, जिसमें ओबीसी और दलित समुदाय पर विशेष फोकस रहेगा। लेकिन यहां कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है, वो है संगठन। वोट बैंक की राजनीति भाषणों से शुरू हो सकती है, लेकिन चुनाव बूथ पर जीता जाता है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक
कमजोरी से जूझ रही है। अगर पार्टी के पास मजबूत जिला संगठन नहीं है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है, स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली चेहरे नहीं हैं, तो सिर्फ जातिगत जनगणना या ओबीसी अधिकार का मुद्दा उठाने से वोट ट्रांसफर होना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपने नैरेटिव को संगठन में बदल पाएगी और क्या पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा मजबूत ओबीसी चेहरा सामने ला पाएगी जो सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि गैर यादव ओबीसी समाज के बड़े हिस्से को भी प्रभावित कर सके। अब आते हैं कांग्रेस के दूसरे बड़े कदम पर, राम मंदिर चंदे का मुद्दा। 19 अगस्त की सीडब्ल्यूसी बैठक में के बाद कांग्रेस ने राम मंदिर चंदे से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने और प्रदर्शन करने की बात कही है। यहां कांग्रेस का एक साथ दो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। पहला, वो बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतीकों में से एक राम मंदिर पर सवाल खड़ा करना चाहती है, और दूसरा, वो ये बताना चाहती है कि उसका विरोध सिर्फ धार्मिक मुद्दे पर नहीं बल्कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के सवाल पर है। यानी कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव का जवाब एक अलग नैरेटिव से देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतदाता सिर्फ एक मुद्दे पर वोट नहीं करता। जाति, धर्म, स्थानीय उम्मीदवार, सरकार का काम, कानून व्यवस्था, महंगाई, रोजगार और सबसे महत्वपूर्ण, कौन बीजेपी को हरा सकता है, ये सभी सवाल एक साथ काम करते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस की रणनीति को सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व या सिर्फ ओबीसी राजनीति के चश्मे से देखना अधूरा होगा। असल में कांग्रेस शायद एक साथ कई सामाजिक समूह को जोड़ने की कोशिश कर रही है, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और साथ में ऐसा नैरेटिव जो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक असंतोष को भी जोड़ सके। इस राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, कांग्रेस जितनी ज्यादा स्वतंत्र होकर अपनी जमीन बनाने की कोशिश करेगी, उतना ही सवाल उठेगा कि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से गठबंधन कर पाएगी। क्योंकि अगर कांग्रेस और सपा दोनों एक ही सामाजिक समूह को लक्ष्य बना रहे हैं तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, और अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो विपक्षी वोटों के बंटने का जोखिम भी बढ़ जाएगा। यानी कांग्रेस की सफलता एक तरफ से विपक्ष के लिए ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी। अगर कांग्रेस अपना वोट बढ़ाती है लेकिन सपा के वोट काटती है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस अपना स्वतंत्र वोट बढ़ाते हुए बीजेपी के गैर यादव ओबीसी और दूसरे सामाजिक समूह में भी सेंध लगाती है तो वही रणनीति बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए 2027 की लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं होगा कि कांग्रेस कितनी सीट जीतती है, बल्कि सवाल होगा कांग्रेस का वोट आखिर आता कहां से है। अगर कांग्रेस का अतिरिक्त वोट मुख्य रूप से सपा के हिस्से से आता है तो अखिलेश यादव के लिए एक खतरे की घंटी होगी। लेकिन अगर कांग्रेस बीजेपी के सामाजिक आधार के में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो यही कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के लिए एक मजबूत सहयोगी बन सकती है। और इसी वजह से आने वाले महीनों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हर बयान, हर बैठक, हर सीट की मांग और हर राजनीतिक कार्यक्रम पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं, ये विपक्ष के भीतर नेतृत्व, सामाजिक आधार, सीटों की बार्गेनिंग और वोट ट्रांसफर की क्षमता की भी परीक्षा है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि वो अपने यादव मुस्लिम आधार को सुरक्षित रखते हुए गैर यादव ओबीसी और दूसरे सामाजिक समूह को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को वास्तविक संगठन और वोट बैंक में कैसे बदलती है, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने गैर यादव ओबीसी और दूसरे सामाजिक आधार को कांग्रेस तथा विपक्षी दलों की नई रणनीति से कैसे बचाती है। तो क्या कांग्रेस सचमुच अखिलेश यादव की साइकिल पंचर करने की तैयारी कर रही है? मेरी राजनीतिक समझ में इसे अभी सीधे तौर पर कांग्रेस की घोषित रणनीति कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन संकेत जरूर बताते हैं कि कांग्रेस अब यूपी में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहती है, और राजनीति में किसी पार्टी की स्वतंत्र जमीन तैयार करने की कोशिश का असर अक्सर उसके सहयोगियों पर भी पड़ता है। इसलिए 2027 में असली खेल सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगा। कांग्रेस अगर इसी तरह ओबीसी, दलित और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आगे बढ़ती रही तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा सवाल भी मजबूती से खड़ा होगा, कांग्रेस किसका वोट काटेगी। और शायद 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य भी यही होगा, क्योंकि जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल गया उस दिन यूपी के चुनावी गणित की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी।